अनिल अंशुमन जी का स्वागत करता हूं। और अनिल अंशुमन जी देश के उन चुनिंदा रंगकर्मियों, संस्कृति कर्मियों में से हैं जो राजनीति और जनता के बीच की दूरी को कम करने के लिए और के जन शिक्षण के काम के लिए उसमें रंगकर्म और संस्कृति कर्म को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो आपको बधाई जो सीपीआई एमएल को मिली है बिहार में, और लंबे समय से इस जीत की दरकार थी। और ख़ासतौर से राजनीति में जिस बदलाव की हम बात करते हैं वो बदलाव दिख भी रहा है, और ज़मीन पर जो साथी काम कर रहे हैं उनकी मेहनत अब रिजल्ट में भी रिफ्लेक्ट होने लगी है। तो मेरा आपसे इस जीत को लेकर पहला सवाल बहुत यही है कि इस जीत को सीपीआई एमएल से इतर हटके एक संस्कृति कर्मी के तौर पर आप किस तरह से देखते हैं और इसके मायने क्या हैं? दरअसल ये आपका सवाल माने वाजिब है। चुनाव के काफी पहले लॉकडाउन के बीच में ही हम कई अपने एक्टिविस्ट जो संस्कृति कर्मी हैं उनसे हम लोग बातचीत चलाने की कोशिश कर रहे थे कि हम एक ऐसा फोरम डेवलप किया जाए जिसमें हम लोगों के बीच सीधा जाएं कि इन सवालों पर वो कैसी सरकार चाहते हैं, और अगर सरकारें वैसी न बन रही है तो क्यों नहीं बन रही है, ऐसा था। उसी लिहाज से ये जो पूरा रिजल्ट आया है जिस तरीके से, दरअसल पहले तो हम जो जैसे कि महागठबंधन में शामिल सभी दलों ने माना, सबसे पहले भाकपा माले ने इसे कहा कि ये चुनाव नहीं जन आंदोलन है, हम ये चुनाव लड़ रहे हैं जनता के मुद्दों को ये विधानसभाई सीटों में बदलने के लिए नहीं, बल्कि इसकी जवाबदेह जो केंद्र की सरकार है और जो राज्य में भी काबिज है और कह रही है कि डबल इंजन की सरकार है, उस पर एक प्रेशर क्रिएट कर सके कि जनता बेचारगी की हालत से बाहर आए और जनता की दावेदारी की हालत बने। और इस जनता की दावेदारी बनाने की इस कोशिश में संख्या के उलटफेर में भले हमें जबरिया धकेल दिया गया है। इस शब्द को मैं जानबूझकर कह रहा हूं क्योंकि आपने पढ़ा भी है और लगातार आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि कई स्थानों पर प्रशासनिक ढंग से हरा दिया गया। जहां कम मार्जिन का चल रहा था 1000 के अंदर 1000, 1500, 2000, वहां पर एकदम से ये प्रशासन ने एक तरफा सरकार के लिए काम किया। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि जो मुद्दे थे, ये कोई मुद्दे अचानक हवा में नहीं टपके या आसमान से नहीं आए या बंद कमरों में नहीं तैयार हुए, बल्कि ये सड़कों पर जो जिसे वामपंथ के बारे में कहा जाता है कि 365 दिन जिन सवालों को लेकर वो लड़ते हैं, ये वही सवाल थे। सडनली चुनाव सामने आ गया क्योंकि वाम दल सबसे पहले मुखर रूप से विरोध किए थे कि चुनाव अभी न कराए जाए। लोगों के जिस हालत में कमर टूटी हुई है आर्थिक, जांच का पैमाना तय नहीं हो रहा है, जांच का अभी भी आज के अखबार पटना को आप किसी माध्यम से ई पेपर में देखें तो पर डे 200 लोगों की भर्ती जारी है कोरोना पीड़ित, और मरने वाले की तादाद भी जारी है। ये डेंगू का भी कहर चला है। अब सरकार को इसमें एक माइलेज मिल जा रहा है कि कोरोना को दिखा देंगे, डेंगू को कितने ये तरीका खेल खेलेंगे। और ये लगातार अभी भी लोगों को इस ढंग से उनके हाल पर छोड़ दिया गया है जिसको मोदी जी ने कहा कि आत्मनिर्भर बनिए, मतलब आप अपने हाल पर जिंदा रहिए, हम उसके जवाबदेह नहीं है। और इस तरीके से आप मीडिया के जरिए ही उठाया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है तो मास्क नहीं है। हम कह रहे हैं कि सरकारों ने छोड़ दिया है खुले मैदान में भूखे प्यासे जैसे तुम जियो, जाना है जहां जाओ, जैसे पैदल चले थे, हम जवाबदेह नहीं है। और उस पर से चुनाव करा के वर्डिक्ट लेने का जो किए, तो बहरहाल देर सवेर कम्युनिस्ट पार्टियां भी तैयार हो गई चुनाव लड़ने के लिए। और हम इस बीच मैं खुद मैंने बतौर एक नागरिक और बतौर एक संस्कृति दोनों रूपों में बार बार लोगों से कनेक्शन में रहा कि अगर ये मौका आया है तो ये मौका सिर्फ चुनावी नहीं रहने दिया जाए, इसको एक आंदोलन का मंच बनाया जाए, ताकि जो केंद्र की सरकार की नीतियों का जो दुष्परिणाम लोग झेल रहे हैं, लापरवाहियों का, और सबसे बढ़कर के कि सारे अनैतिक, अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक कार्य जिस ढंग से डंके की चोट पर माननीय प्रधानमंत्री ने किया है, मैं मजाक में साथियों से कहता हूं कि ये आर्मी लगाते तो भी इतना ना होता आम दिनों में।
जो बड़ा आराम से हमको ताले में हम खुदे से अपने को ताले में बंद कर लिए, न पुलिस आई न फोर्स आई, डर के मारे बंद रहे, मकबरा बना लिए घर को और उसी में जी रहे हैं और गर्म पानी और काढ़ा पी रहे हैं। तो ये जो एक अमानवीयता जो सरकार की नियत में है, और इस अमानवीयता के इस भयानक दुष्चक्र में कोई अगर शांत बैठा रहता है, कोई अगर सिर्फ शब्दों से बात करता है, क्योंकि कई मैंने मित्र बार बार कसमसा रहे थे कि भैया खाली फेसबुक में पोस्टरवा लेके खड़ा होने से क्या होगा। अनिल भाई, मैं थोड़ा सा आपको टोकना चाहूंगा। आपके इस पूरे राजनीतिक वक्तव्य में मेरा वो सवाल कहीं खो गया है, मैं जो जानना चाह रहा हूँ आपसे कि इस जीत के ये जो 12 सीट मिली हैं 1995 के बाद पहली बार 2 अंकों तक पहुंचे हैं, एमएल और बाकी साथी सब मिला के 16 सीटों पर दर्ज किए हैं। इस जीत को बिहार में वामपंथ के आंदोलन को कितना लाभ होगा, और इस जीत को एक वामपंथी कार्यकर्ता के तौर पे आप किस तरह से देख रहे हैं? जी, मैं एक शेर से इसकी शुरुआत करूंगा। ये थोड़ा सा माफ करेंगे, मैं संस्कृति कर्मी थोड़ा इधर उधर भी हो जाते हैं। फैज ने मैंने सभी उसको मानते हैं, पसंद करते हैं कि गरबाजी इश्क की बाजी है, जो चाहे लगा दो डर कैसा, जो चाहे लगा दो डर कैसा, अगर जीत गए तो क्या कहना और हारे भी तो बाजी मारते हैं। ये वही हुआ है, हम हारे हैं अंकों के खेल में, लेकिन ये देश को एक संदेश दिया है बिहार के ये वामपंथ और महागठबंधन भी, क्योंकि एक साथ मैं बताऊंगा 2 मॉडल दिए हैं इसने। एक तो कि चुनाव को अगर आंदोलन का मंच बना लिया जाए तो जनता के बीच सीधे संवाद का एक बहुत ही तेज गति का एक विचारों का आदान प्रदान हो सकता है चुनाव के मौके को, कि वोट मांगने और वोट देने लेने के से ऊपर हट के जिंदगी के जरूरी सवालों के संघर्ष का मंच चुनाव बन सकता है। ये इस चुनाव में वामपंथ की एकता और महागठबंधन की एकता ने साबित किया। दूसरा एक पॉइंट कि महागठबंधन में अमूमन वामपंथ की भाषा में कहें तो मध्यवर्ग की राजनीतिक शक्तियां होती हैं। तो जब ये बिहार का भी इतिहास रहा कि जब मध्यवर्ग की पार्टियों ने, क्षेत्रीय दलों ने वामपंथ को लिया है साथ साथ, इस बार चूक हुई है, लेकिन 2 बार सरकारें बन चुकी है वामपंथ को साथ लेके, और इस बार भी सरकार बनी हुई थी लेकिन हराया गया। तो ये एक नया मॉडल भी है कि महागठबंधन के जनाधार के लोगों ने वामपंथी जहां उम्मीदवार थे वहां दिया, मतदान किया साथ में, और वामपंथी दलों ने एकदम शुरू से ये बनाया था कि डोर टू डोर, मैन टू मैन कनेक्शन, मैन टू मैन कंटेक्ट। इस कंटेक्ट में वो भी घूमे, ये नहीं कि रोड शो हो रहा है और प्रत्याशी रोड शो में अपना करते चल रहे हैं। तो बताया महागठबंधन के कई काडरों ने, जहां मैं खुद दीघा में लगा हुआ था पटना के, तो बताया कि भाई चलिए आप लोग वाला मेहनत का आदत अब हम लोग को भी पढ़ना चाहिए। ये और बताया अपने कि आप लोग में है कि पार्टी से पैसा मिले ना मिले अपना लगा के आप लगते हैं, और अपना खुद का भी करते हैं और दूसरों का भी करते हैं, और आप में ही वो मादा है कि वोट और नोट दोनों मांगते हैं जनता से। कि जनता से वोट भी मांगते हैं और कहते हैं कि आप वो इस चुनावी संघर्ष के लिए आप हमें नोट भी दीजिए, और लोगों ने दिया। जनता का चुनाव दरअसल जनता के पैसे से ही लड़ने की जो रणनीति रही है, और ये जनता के द्वारा ही। तो ये अनुभव महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को सीखने को मिला कि किस तरीके से जमीनी राजनीतिक चुनाव एक राजनीतिक काम है, एक राजनीतिक बैटल है ये। दूसरा कि लेफ्ट दलों में अभी तक अक्सर देखा जाता रहा है, मैंने इसको तंज ना समझा जाए कि दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए। मुद्दों पर लेफ्ट पार्टियां या जन संगठन लड़ लेते हैं, लेकिन चुनाव मौके पर थोड़ा सा तू बढ़ गया तो मैं क्यों देखूं, मैं बढ़ गया तो तू क्यों देखे से बाहर निकले हैं। और तीनों लेफ्ट के जनाधार ने, कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के लिए पूरी जद्दोजहद से काम किया। लेकिन कन्हैया तो एमएल के प्रचार में नहीं आए, सीपीआई के सबसे बड़े स्टार प्रचारक थे। ये सवाल कई मीडिया चैनलों ने भी उठाया। आप खुद देखें कि जैसे मैं
मेरी एक चुनाव पर बहुत हम लोगों की मांग होती है कि आप नुक्कड़ नाटक टीम लेके आइए, लेकिन मुझे एकदम मैंने अपने खुद भी लगा और साथियों ने सुझाव भी दिया कि आप जहां हैं वहीं आप काम करें, क्योंकि आगे भी आपको फिर वही काम करना है। तो ये रणनीतिक स्तर पर हुआ ये। बिल्कुल, कन्हैया अगर बेगूसराय में न भिड़ते तो ये 2 सीट जो मैंने आई, ये बने इस पर दिक्कत हो जाती, क्योंकि कन्हैया वर्तमान में जो यंग पॉलिटिक्स का एक वो फेस है, चेहरा है, और इसी तरीके से वो पूरे लगे रहे। उसी तरीके से कन्हैया के साथ पिछले संसदीय चुनाव में राजू यादव आरा से खड़े थे, वो उन्हें आरा से बाहर निकलने ही नहीं दिया गया। उन्हें एकदम सिक्त सुझाव था कि तो आप ये जो आप जो स्वर आ रहा है, क्या ये कितने सालों बाद वामपंथी राजनीति के कार्यकर्ताओं ने जो चुनाव मैनेजमेंट है, जो रणनीतिक रूप से काम करने की कार्यशैली है, वो क्या विकसित हो रही है? और अभी तक जो इस लेवल पर, बूथ लेवल पर काम नहीं होता है, उस पर थोड़ा बताइए, आप चूंकि जमीन पर रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव से ही ये प्रक्रिया चालू हो गई थी, और इस चुनाव में ये माने जैसे हम लोगों ने सोशल मीडिया का वॉर कभी ये सोशल मीडिया वॉर कभी नहीं चलाए थे, या सोशल मीडिया जन अभियान कभी नहीं चलाए थे, तो ये इसमें बूथ वाइज व्हाट्सएप ग्रुप खड़ा करना, बूथ वाइज वोटरों के कांटेक्ट खड़ा करना, जो भाजपा के पास पहले से थे और अभी भी हैं। तो ये इस बार वामपंथ ने भी काफी हद तक नई युवाओं की फौज के जरिए, और युवा बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिए, और उनको मजा आ रहा था, मस्ती से कर रहे थे, वो बोझ नहीं लग रहा था कि पार्टी ने काम दे दिया। बिल्कुल एक उत्सव की तरह, जिस तरह से वामपंथ की कार्यशैली होती है। हाँ, माने लड़के माने इसी पर ज्यादा भिड़े हुए थे कि क्या आया अभी व्हाट्सएप पे, और तुरंत वो एक दूसरे को फॉरवर्ड करना। तो ये वामपंथ को कहिए तो इस दौर की लड़ाई में एक ये यंग का जो, जैसे कहते हैं ना कि टेस्ट मैच से वनडे मैच आया, वनडे से 2020, तो ये 2020 का प्रैक्टिस युवाओं ने जम के उत्साह से, जोश के साथ किया। और अभी तो बता रहे हैं लोग कि हम लोग तो बंगाल बुलाया जाएगा तो बंगाल भी जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या उम्मीद की जानी चाहिए कि जो ये बिहार का मॉडल है बूथ मैनेजमेंट का और जमीन पर रणनीति बनाने का, ये पूरे देश में भी लागू होगा और इस तरह की कोई कार्यप्रणाली विकसित होगी? बम्पर ढंग से लागू होगा, और खास करके भाकपा माले की जो बने रही है, क्योंकि ये मैं भाकपा माले के होने के कारण नहीं कर रहा हूँ, ये सभी मानते हैं कि बिहार झारखंड में पर्टिकुलर सामाजिक तौर पर सबसे सक्रिय और ताकतवर ढंग से जन मुद्दों पर काम करने वाली भाकपा माले पार्टी प्रमुख पार्टियों में से है। तो इसलिए भाकपा माले के साथ, मेरे ही साथ एआईएसएफ के साथी लोग थे, तो एक दूसरे से एक्सचेंज करते हुए हम लोग शेयर कर रहे थे, तो वो उनसे कुछ हम सीख रहे थे, वो हमसे सीख रहे थे। तो इस तरीके से जो ये एक जमीनी तौर पर इंटरेक्शन हुआ, एक जन अभियान, चुनाव एक जन अभियान बन गया, और जमीनी तौर पर जो इंटरेक्शन हुआ, ये एक दूसरे को शार्प बनाने में काम आया है, और ये आगे बढ़ना ही बढ़ना है, इसलिए कि सर पर बैठा हुआ है एक तानाशाह। और इस लिहाज से, जैसे अभी कल मजाक में ही कुछ मैंने युवा साथियों ने कहा कि अब हम लोग चलिए शुरू करते हैं चौक पर कि 19 लाख रोजगार दो सरकार, थाली पीटेंगे बैठ के। तेजस्वी ने कहा 10 लाख, तो भाजपा ने कहा था 19 लाख, तब अब मांगेंगे 19 लाख। और ये रोजगार का सवाल को जितना ढका जा रहा है, या रोजगार का सवाल महज रोजगार का सवाल नहीं है, सम्मानजनक रोजगार का सवाल, सम्मानजनक जिंदगी का सवाल। जी। तो अनिल भाई, ये जो जीत हासिल हुई है और इतना आगे बढ़े हैं इसमें, बिल्कुल किनारे पर आकर जो हार हुई है, और उसमें भी कई तरह के पैचोखम हैं जो सरकार से, प्रशासन से मिले हैं, लेकिन इस जीत में सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है या कुछ खोया भी है? तो खास तौर से मेरा जो इशारा आप समझ रहे होंगे कि क्या जो राजद है, जो जातिगत राजनीति करता रहा है, और भाकपा माले और वामपंथी और बाकी जो वर्ग संघर्ष की राजनीति करते रहे हैं, उन दोनों के मेल को आप किस तरह से देखते हैं? नंबर एक, बिल्कुल सही सवाल ये भी है। आपको मैं थोड़ा सा और भी बता दूं कि ये गठबंधन लगभग ना होते होते हो गया।
राजद की ओर से ऐसा था कि वो समझ रहे थे कि पारंपरिक ढंग से लालू जी के जमाने में जैसे वामपंथ के साथ एक साझापन बनता था कि कुछ सीटें दे दिए और वामपंथ लड़ लिया। इसमें सीधा सीपीआईएमएल ने स्टैंड लिया कि इतने लॉकडाउन के बीच और लगातार आंदोलनरत हैं, तो सीधे तौर पर कहा कि ये चुनावी जोड़ तोड़ से नहीं तय होगा गठबंधन, तय होगा गठबंधन की सीटें जमीनी सक्रियता और जनता के मुद्दों पर जो नियमित आंदोलन की क्रियाएं चल रही उस आधार पर। और हम लोगों ने तो 30 सीटों का अनाउंसमेंट कर दिया, सबसे पहले किया। विपक्षी महागठबंधन में भाकपा माले वो पार्टी थी जिसने 30 सीट का अनाउंसमेंट कर दिया। और चूंकि हमारी प्रक्रियाएं चालू थी, इसलिए जहां जहां हमने अनाउंस किया जीबी का सिलसिला और मीटिंगों का चालू हुआ। निचले स्तर पर जो राजद काडर थे, महागठबंधन के काडर थे, जिला स्तर के, भारी दबाव उन्होंने अपने केंद्रीय राजद के नेतृत्व पर दिया और अंतोगत्वा रात 11 बजे राबड़ी देवी के आवास पर दीपंकर जी को रिक्वेस्ट के साथ बुलाया गया। फिर पूरी बात हुई, लंबी बात हुई और करीब 2 घंटे के बाद वो मैंने कई बार तो मैंने अतिरेक जैसा लिया कि सीटों के मामले में 1-2 सीधी तरह, लेकिन होते होते और आंदोलन की शर्तों के आधार पर हम लोगों ने राजद के साथ गठबंधन किया, मुद्दों के आधार पर। और हम, जैसे कहा गया ना, सब याद रखा जाएगा। हमें याद है चंद्रशेखर के संकल्प याद है, हमें याद है बातें बथानी का जनसंकल्प याद है, पूरी तरह से याद है। और आज भी मीडिया ने गौण किया इस चुनाव के दौर में, माने सामंती तत्वों ने भोरे में हमारे साथी पर जानलेवा हमला किया तो उनके पिता की मृत्यु हुई। इसके अलावा भोजपुर में सामंती दबंग ताकतों ने लगातार हमले जारी रखे और हम लड़ रहे हैं। इसलिए संघर्ष की जो हमारी अपनी दिशा है वो तो कहीं से इधर उधर होने नहीं जा रही है। लेकिन उसमें ये कैसे, मतलब ये संभव कैसे होता है कि जिस चंद्रशेखर के लिए और जिस बाथे हत्याकांड के लिए लगातार संघर्षरत रहे साथी 25 सालों से, वो उसी पार्टी के साथ में जमीन पर कैसे संभव हो पाया ये? बिल्कुल। एक सबसे पहले तो ये भी जाना जाए कि आज आप देख रहे हैं कि माननीय सुधा भारद्वाज, बरबर राव, आनंद तेलतुम्बे, गौतम नवलखा सरीखे दर्जनों हमारे सीनियर लड़ाकू स्टेन स्वामी एक्टिविस्ट जेलों में हैं, कोई सुनवाई नहीं। और अर्नब जी के लिए लगा जैसे सुप्रीम कोर्ट वहां मुंबई पहुंच गया हो, जो ही वहां से रिलीज मिला हो, दौड़ते हुए सर लाइए ना, हम तुरंत अभी कर देते हैं। इस तरीके से जो किया, बेल दिया। तो आप देखें कि चंद्रशेखर हत्याकांड समेत ये जो बात है बथानी जनसंहारों की जो केस रिपोर्ट बने, जिस तरीके से बनी, उन सरकारों को डैमेज किया नीतीश सरकार ने। और इसलिए हम लोगों ने राजद के जो साझा घोषणा पत्र में हमारा एजेंडा था जन आंदोलन के ताकतों पर हमले और इन चीजों को रोकने का। और इसलिए देखें कि हमने कभी भी शहाबुद्दीन के सवाल पर अपनी आवाज को जरा भी मध्यम नहीं होने दिया है। और इस तरीके, ये अलग बात है कि हाँ शहाबुद्दीन उनकी पार्टी के थे, लेकिन शहाबुद्दीन राजद के नेतृत्व करता नहीं थे। और शहाबुद्दीन जहां अपना वो भुगत रहे हैं अपनी कार्रवाइयों का, और आगे भी माने जिस तरह के जनता के साथ जो दबंगता करेंगे वो आंदोलन जवाब देगा उन्हें। तो इसलिए चंद्रशेखर का सवाल से लेकर तमाम सवाल हमारे एजेंडे में है और हम लड़ रहे हैं। और लेकिन इस बार खतरा था कि हम लड़ेंगे कि इसका ऑप्शन कोई रहने देगा कि नहीं बोलने का, पहले उसको ठीक करो और उसके बाद एजेंडे हैं, लड़ने के एजेंडे हैं और रहेंगे। आपको याद ही होगा कि राजद शासन काल में माले पर सबसे अधिक हुए हमले किन सवालों को, जन मुद्दों को लेकर के। अगर आज किसी हालात ने जन मुद्दों पर राजद को भी लाया है तो हम क्या धक्का मार के फेंके उन्हें कि उन्हें जोड़ेंगे? तो इसलिए इस लिहाज से जहां पर लोकतंत्र संविधान ही खत्म कर देने की बात हो रही है और सारी कवायद चल रही है और सांप्रदायिक उग्र उन्माद के जरिए चीजों को, तो ऐसे स्थिति में तो हमको मोर्चा बनाना ही होगा। दूसरे देश से तो नागरिक हम नहीं बुला सकते हैं, तो हमें इसी देश के नागरिकों। बस मेरा आखिरी 2 सवाल और हैं इसमें कि एक तो ये कि जो ये मोर्चा बना है, कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बेहद कमजोर रहा है, तो इस हार को भी, जो पिछड़े थोड़े बहुत महागठबंधन पीछे रह गया 122 के आंकड़े को क्रॉस करने से, तो क्या ये कांग्रेस की हार है एक तरह से?
और कांग्रेस ने अपनी जमीनी जो स्थिति थी उससे बहुत बढ़ चढ़कर ज्यादा सीटें मांगी, पहली बात। और देखिए एक तो हाँ दूसरा ये कि जो देख रहे हैं हम कि मध्य बिहार और दक्षिण बिहार में जिस तरह से वामपंथी दलों का दबदबा है और जो काम है, वो उत्तर भारत बिहार में दिखाई नहीं देता है। उसकी क्या वजह है? पहले नंबर एक कि जो सवाल आप कह रहे थे, वो पहला सवाल थोड़ा सा एक बार फिर से रिपीट कर दें थोड़ा एकदम। कांग्रेस ने क्या अपनी हाँ, जमीनी तो स्थिति से ज्यादा? कांग्रेस जैसे जैसे एक बात, आज हालात के कारण एक बड़ी लड़ाई के लिए हम कांग्रेस के साथ भी हो जा रहे हैं। लेकिन हमारा ही तो एक समय नारा था कि भाजपा कांग्रेस दोनों यार, देश बेचने को तैयार, तो एक को तो ढकेल के फेंका है। तो अब वो उन्हें हम बुलाने नहीं गए हैं, वो लड़ने के मोर्चे में आए हैं तो हम जोड़ेंगे। लेकिन हमें पता है कि उदारीकरण और नई आर्थिक नीतियों की उनकी ही बिछाई पटरी पर अभी की रेल दौड़ रही है, जो प्राइवेट हो रही है। तो ये हमें पता है, इसलिए। लेकिन चूंकि एक विपक्ष का महागठबंधन बने, क्योंकि उसके पास जनाधार अभी भी कांग्रेस के पास है, अभी भी पुराने कांग्रेसी लोग ऐसे हैं जो सेकुलर मिजाज के लोग हैं। उसी तरीके से हम कह रहे हैं कि राजद के अंदर जो जनाधार मौजूद था, जिसे वामपंथ की ताकत मिली, ये पहले भी, अगर पहले होता तो पहले भी मिलता, क्योंकि राजद का जनाधार और वामपंथ और भाकपा माले का जनाधार लगभग एक ही है। लेकिन कुछ खेमा बचा हुआ था, दायरा सी टूटा हुआ था। गरीब गुरबों के अंदर राजद भी है, गरीब गुरबों के अंदर भाकपा माले और वामपंथी दल भी है। वो दायरा टूटा, गलतफहमियां भी कुछ थी, कई तरह के भ्रम भी थे, वो भ्रम टूटे, वो चीजें बनी। तो खास करके देखेंगे कि जहां वामपंथ था वहां राजद एकदम 100% जीता है, और जहां राजद भी था और वामपंथ भी था वहां वामपंथी भी जीते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि वही फायदा कांग्रेस क्यों नहीं उठा पाई। महागठबंधन का फायदा राजद ने वामपंथ का उठाया, वामपंथ ने राजद का उठाया, एक दूसरे के जनाधार जोड़े लोगों ने। तो ये आप साफ साफ देखिए कि जब जनता से जुड़ी हुई राजनीति कोई पार्टी छोड़ने लगती है या छोड़ देती है या कमजोर पड़ती है, तो सीटों में तब्दील उसकी सक्रियता चुनाव के वक्त होना एक बहुत ही टेढ़ी खीर होती है। पीस कांग्रेस ने लाया तो हम मान के चलेंगे इतनी ताकत है संघर्ष की, और इस संघर्ष मिलके चलेंगे। तो एक, बल्कि मैं कह रहा था कि लोग कह रहे थे विकल्प नहीं है पिछले संसदीय चुनाव में, और विनोद मिश्र बार बार कहते रहे कि विकल्प आंदोलनों से बनता है, बंद कमरों में नेताओं के गठबंधन से विकल्प नहीं बनता है। और वामपंथ, मुझे लगता है कोई भी वामपंथी या डेमोक्रेटिक आदमी भी होगा तो जनता के लिए सब कुछ है, तो जन मुद्दों से ही विकल्प बनेगा, जन मुद्दों से संघर्ष होंगे, और वही संघर्ष विकल्प कैसे बन सकता है इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव ने दिखला दिया। इसलिए महागठबंधन से लेकर वामपंथी कतारों में हार का कोई हताशा किसी में आप नहीं पाएंगे, बल्कि तेवर में है सब। जी। और तो ये दूसरा मेरा वो सवाल कि हाँ, जो दक्षिण और मध्य उत्तर बिहार बिहार का, हाँ, उत्तर बिहार में भी कई खंड हैं। जैसे आप बेगूसराय का इलाका अलग है, सिवान का इलाका अलग है, पूरा तिरहुत प्रमंडल के कई नेचर हैं। और आप देखेंगे सिकटा, पश्चिमी चंपारण का एरिया, वहां से माले का एक विधायक जी का, पिपरा से सीपीएम जीती, मांझी से सीपीएम जीती, ये उत्तर बिहार का ही हिस्सा है। अब बन जाता है दरभंगा, मधुबनी या उससे आसपास। तो यहाँ ये आपको सनद कराए हम कि एक समय था जब वहां किसान आंदोलन जबरदस्त चला था, जिस किसान आंदोलन पर बाबा नागार्जुन के कई चर्चित उपन्यास आज भी कालजयी बने हुए हैं, तो वहां भी है। लेकिन जो संगठनात्मक, जो मैंने एक जो बिखराव, हर दौर पीढ़ियां बदल जाती हैं, तो इस चुनाव के मैंडेट ने उत्तर बिहार में जो जो कमजोर स्थितियां या जहां पर जो तेवर की जरूरत है उसमें गति देगा। अब देखेंगे कि बहुत जल्दी उत्तर बिहार के से वो जो मिथिलांचल का एरिया है, या सीमांचल में भी, सीमांचल में महबूब आलम आपको बता दें, वो पूरे जो अभी बिहार के जितने विधायक जीते हैं सबसे अधिक वोट उन्होंने ही लाया जी, मनोज मंजिल और हाँ। तो इसलिए अब जहां तक अभी हम लोग का संवाद चलेगा कि उत्तर सीमांचल में जो ओवैसी फैक्टर आया, या मुस्लिम साथियों का जो एक उनके क्या सवाल है जो अनकहे रह जा रहे हैं, उससे एक रिश्ता बनेगा। और ये इसको कह सकते हैं कि अभी तो ये अंगड़ाई है,
आगे और अभी शुरू हुई लड़ाई है, जी 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 शुरू हुई है। अभी जी चाहिए। तो इस बहुत लिहाज बहुत से आपको इसके लिए शुभकामनाएं कि आप उत्तर बिहार और पूरे बिहार में पैर पसार रहे हैं, और आगे आप झारखंड में भी चूंकि लगातार सक्रिय रहते हैं, झारखंड में भी जी आप जी अपनी इस जी। कार्रवाई को ले हाँ, जाएं। झारखंड में भी तो दोनों सीट जीते हैं लोगों ने, जी जी महागठबंधन ने ही जी जी जीते हैं। महागठबंधन जी और झारखंड के लोगों से बिहार, मुझे व्यक्तिगत जो फोन आए वो बिहार से कम झारखंड से ज्यादा आए, जी जी और बोले कि हम लोग इससे चार्ज हो रहे हैं। जी नहीं, क्योंकि महागठबंधन का बिल्कुल नया प्रैक्टिस हुआ है ये जी जी इस जी बार, हम्म, और सबों ने खुले दिल से इस प्रैक्टिस में अपनी ताकत पूरी लगाई है। जी तो आगे समझते हैं कि झारखंड में भी जो महागठबंधन की जो प्रक्रिया है वो एक जमीनी स्वरूप लेगा। जैसे वहां भी हम, माना जा रहा है कि हमारा एक विधायक हेमंत सरकार जी के समर्थन में है, लेकिन हम समर्थन में जरूर हैं, हम्म, लेकिन हम उनके घटक नहीं है, इसलिए जन मुद्दे वहां भी हैं, जन मुद्दों पर हमने लड़ाई शुरू कर रखी है वहां। लेकिन बिल्कुल हाँ, बिल्कुल भाजपा की शैली में तो नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हमारे लिए अभी भी झारखंड, बिहार या हिंदुस्तान के लिए एक नंबर खतरा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है, और ये तो क्या, देश के लिए मेरा और आखिरी लोकतंत्र। सवाल आपसे इसी संबंध से है कि ये जो महागठबंधन के साथ में जो प्रयोग हुआ है और जिस तरह से वामपंथी दलों ने एक साथ आकर लड़ाई लड़ी है, क्या ये जी लड़ाई बंगाल के चुनावों में भी दिखाई देगी, और खासतौर पे बिल्कुल मैंने सीपीआई एमएल, इसमें जी मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि शायद सीपीआई एमएल का भी जो कलकत्ता कॉन्फ्रेंस थी उसी में ये तय हुआ था कि जो गठबंधन इस तरह के करने हैं और संसदीय राजनीति में भी कुछ सवालों को लिए जो फांसीवाद के खतरे को हराने के लिए कुछ गठबंधन करने हैं। ये उसी जी कलकत्ता ये कॉन्फ्रेंस से ही लाइन निकली थी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। तो बल्कि हमारे महासचिव कॉमरेड दीपंकर ने तो एक मीडिया चैनल के साक्षात्कार में कहा भी है इशारों में जी कि बंगाल के जो साथी कह रहे हैं कि यहाँ पर दीदी और केंद्र में मोदी जी लड़ेंगे, तो जी हमारा उनसे अभी भी लगातार कई स्तरों पर साथी, बंगाल के साथी, हमारे केंद्रीय नेतृत्व लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरीके से बंगाल में जो बंगाल का भगवाकरण हो रहा है, इसके खिलाफ एक साझा मोर्चा बने। और आपको ममता जी के कुशासन से लड़ना है, बिल्कुल लड़ना है, हम्म, जहां भी लोकतंत्र की हत्या होगी। क्योंकि ममता, ये हम कहाँ, ये हम भूल रहे हैं थोड़े कि ममता बनर्जी के कार्यकर्ता सीपीएम के कार्यालयों पर हमला कर रहे हैं, जी कार्यकर्ताओं की हत्या कर रहे हैं, ये हम थोड़े भूल रहे हैं, या जी इसे हम कहीं अगल बगल थोड़े हो रहे हैं, ये जी सवाल है। तो जी एक कोई लेकिन कूटनीतिक या रणनीतिक तो एक टैक्टिस लेने ही पड़ेगी कि विपक्ष का वोट बंगाल में न बिखरे हम्म, और एक यूनिफाइड बने। एक मुश्किल काम है कि जी वहां ममता बनर्जी शासन में है और वो भी एक दमन का रूप लिए हुए हैं, जी और अपने विरोधियों को, खास करके सीपीएम के काडरों को या पर निशाना बना रही है, ये छिपा बिल्कुल हुआ नहीं है। जी तो हमें लगता है कि इसको डेडलॉक क्यों किया जाए, बात किया जाए उनसे। जी तो ये कोशिश चल रही है, और कल भी चर्चा हो रही थी कि बातचीत बंगाल के साथियों से, ऊपर में कॉमरेड महासचिव अपना येचुरी जी और इस तरह के स्तर के साथियों से लगातार बात हो रही है कि एक कारगर मोर्चा बिहार की तरह, बिहार के पैटर्न पर एक जमीनी आंदोलनों का कारगर मोर्चा ही दरअसल भाजपा को परास्त कर सकता है। इसलिए बंगाल में भी इस प्रैक्टिस को बिल्कुल हम अमल में ला सकते हैं। इसकी पूरी संभावनाओं की पूरी कोशिश में सभी लगे हुए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपको अनिल जी, और आपको शुभकामनाएं भी बिहार के लिए भी और आने वाले और चुनावों के लिए भी। आपने अरे संविधान भाई, लाइव को आने जो किया। वाले जी, जी, जी आने वाली जोगिया में कई जोगी का प्रैक्टिस किया तो लाठियों का भी स्वागत जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। चलिए चलिए ठीक है। चलिए ठीक जी है। सलाम। ओके जी लाल सलाम सलाम। सलाम।